स्वागत है आप सभी का mahindraguru.com के इस वीडियो सेशन में। आज हम यहाँ पर सीपीओ एसआई एसटी नंबर 4 के सामान्य अध्ययन विषय के कुछ महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्नों के ऊपर बात करते हैं। तो देखते हैं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर अभयारण्य, इसका सही उत्तर है, बहुत सामान्य सा प्रश्न है, इसका सही उत्तर है कर्नाटक। यानी कि बांदीपुर अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक। इसके अगर हम फ्लैशबैक में या इसके पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि बांदीपुर अभयारण्य जो कि मैसूर के राजा का एक निजी शिकार करने का क्षेत्र हुआ करता था, जो वर्तमान समय में एक नेशनल पार्क के रूप में स्थित है और जो स्थित कहाँ है? हमारा कर्नाटक में। इस प्रश्न के अलावा जो हमारे अन्य विकल्प इसी प्रश्न में उपलब्ध हैं, उसमें हम विकल्प पर बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। बहुत सारी परीक्षाओं में जो नेशनल पार्क या अभयारण्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पर उत्तर प्रदेश से भी प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क स्थित है जिसका नाम है, हम लोग जानते हैं, दुधवा नेशनल पार्क। तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अभयारण्य स्थित है। यानी कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत में जहां पर सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य स्थित हैं और यहाँ का एक प्रमुख नेशनल पार्क है जिसको हम लोग कान्हा किस्तिम नेशनल पार्क के माध्यम से जानते हैं। अगला हमने देखा विकल्प है, वो हम देखते हैं राजस्थान। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में दो प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं, जिसमें से पहला अभयारण्य है उसको हम लोग जानते हैं सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य और दूसरा जानते हैं केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य जो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो यानी कि इस प्रश्न का अगर हम सही उत्तर देखते हैं तो बांदीपुर अभयारण्य हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है, अतः इसका विकल्प ए सही है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व बैंक किस वर्ष में स्थापित किया गया। अब विश्व बैंक की बात करते हैं अगर हम, तो विश्व बैंक है क्या? विश्व बैंक सबसे पहले किसके अंतर्गत आता है? तो हम लोगों ने, सभी लोगों ने एक नाम सुना है, यूएनओ, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम लोग कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया 24 अक्टूबर 1945 में। उसके बाद में हमारा विश्व बैंक भी स्थापित किया गया और एक सम्मेलन हुआ 1944 में। उस सम्मेलन का नाम था ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद में विश्व बैंक और उसके साथ में एक और संगठन की स्थापना हुई थी जिसको हम लोग IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से भी जानते हैं। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस वर्ष में स्थापित किया गया, तो इसका सही उत्तर है हमारा 1945 में। अब यदि एक प्रश्न और इससे संबंधित पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है। अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन, अमेरिका की राजधानी है, अमेरिका का प्रमुख शहर भी है वाशिंगटन डीसी। यहीं पर हमारा विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। वर्तमान समय में अगर विश्व बैंक के हम लोग चेयरमैन की बात करते हैं तो विश्व बैंक के वर्तमान में हेड या चेयरमैन हैं जिनका नाम है जिम योंग किम। तो हम अब अगले प्रश्न की ऊपर बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न यह है कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था। तो परमाणु ऊर्जा आयोग, यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग क्या है भारत का? परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में यहां पर सही उत्तर आपका दिया गया है होमी भाभा। होमी जहांगीर भाभा इनका पूरा नाम है, होमी जहांगीर भाभा। ये सभी साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। तो इसमें से अगर हम इसका सही उत्तर की बात करेंगे कि परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहले अध्यक्ष यहां पर सही उत्तर के रूप में आएंगे डॉक्टर होमी भाभा, यानी कि पूरा नाम है इनका होमी जहांगीर भाभा। अब यहां पर यदि हम जो तीन और विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसमें से विक्रम साराभाई एक महत्वपूर्ण विकल्प है, जिनके नाम से एक स्पेस सेंटर है जिसको हम लोग बोलते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो VSSC के नाम से जाना जाता है। ये है कहां? ये हमारे केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है।
अगर हम इसका अन्य विकल्प यानी कि सतीश धवन की बात करते हैं, तो सतीश धवन की अगर बात करते हैं, सतीश धवन की बात करते हैं तो इनके नाम से श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। अब ये जो इसका उत्तर है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर है होमी जहांगीर भाभा। इनके नाम से भी एक बहुत फेमस संस्थान है जिसको हम लोग बार्क के नाम से जानते हैं, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये है कहां, स्थित कहां है? इसकी स्थिति पर अगर हम जाएं तो इसकी स्थिति देखते हैं ट्रम्बे। ट्रम्बे कहां है? यह है बॉम्बे में, मुंबई। तो यानी कि इस प्रश्न के माध्यम से हमको बहुत सारे प्रश्न मिल सकते हैं आपकी परीक्षाओं में। जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें इससे संबंधित, इस प्रश्न से संबंधित और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई? अब यहां पर 2011 के जनगणना की बात की गई है। अगर हम 2011 के जनगणना की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण तो हमारे परीक्षा के लिए जनगणना है, क्योंकि लेटेस्ट जनगणना कौन से वर्ष में हुई है? अभी 2011 में हुई है। यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार ऐसा भारत का कौन सा शहर है, कौन सा नगर है जहां पर सर्वाधिक आबादी है, सर्वाधिक जनसंख्या है? तो इसका सही उत्तर है मुंबई, यानी कि मुंबई शहर में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है टोडा जनजाति का आवास क्या है? टोडा बेसिकली ये है क्या? टोडा एक ऐसी ट्राइब है, एक ऐसी जनजाति है जो कि तमिलनाडु के जो तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। अब इसकी एक और विशेषता है टोडा जनजाति की कि यह जनजाति कैसी है? पशुपालक, एक पशुपालक जनजाति है। विशेषता अगर पशुओं में बात करें तो टोडा जनजाति के लोग भैंस पालक जनजाति के लोग कहे जाते हैं। तो टोडा जनजाति का आवास क्षेत्र क्या है? तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां। अतः हमारा उत्तर कौन सा सही है? यहां पर डी विकल्प सही है। अब हम अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? अब यहां पर अमीर खुसरो के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। अमीर खुसरो एक फेमस कवि भी हैं। इन्होंने महत्वपूर्ण संगीत भी दिए हैं और इन्होंने बहुत सी किताबों की रचनाएं भी की हैं। अमीर खुसरो के अगर जन्म की बात करें तो 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का? एटा जिला। एटा जिला के एक पटियाली जगह पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ। अमीर खुसरो को एक मध्यकालीन समय में अमीर खुसरो का समय रहा है, जिन्होंने बलबन के समय से अपने करियर की शुरुआत की। बलबन का बेटा था शहजादा मोहम्मद, उसके समय से इनके करियर की शुरुआत हुई। तो ये अमीर खुसरो को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं हम तोताए हिंद। तो अमीर खुसरो एक महत्वपूर्ण विषय था, तो उससे संबंधित सारे प्रश्न यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट कर दिए गए हैं। इनको आप देख सकते हैं। अमीर खुसरो से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं। तो इस प्रश्न का अगर सही उत्तर की बात करेंगे, चूंकि मैंने यहाँ पर बताया है कि संगीतकार हैं,
तो प्रश्न हमारा यह है कि किस वाद्य यंत्र का इन्होंने आविष्कार किया था। तो वाद्य यंत्रों में सितार एक ऐसा वाद्य यंत्र था जिसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अब हम अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कुछ घटनाएं दी गई हैं, कुछ युद्ध हैं, यहाँ पर 4 युद्ध दिए गए हैं, उनको क्रम से लगाने के लिए, यानी कि जो युद्ध पहले हुआ है उसको सबसे पहले, उसके बाद में, इस तरीके से क्रम में लगाने के लिए यहाँ पर प्रश्न में बताया गया है। तो हम सबसे पहले युद्ध देखें। पहला युद्ध यहाँ पर दिया गया है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत के प्रथम युद्ध की अगर हम तिथि देखते हैं तो यह है 1526। दूसरा हम देखते हैं धर्मत का युद्ध। धर्मत के युद्ध की अगर बात करें तो इसकी सही तिथि है 1658। अगर घाघरा के युद्ध की बात करते हैं तो घाघरा के युद्ध की बात करते हैं तो इसका सही समय है 1529। अगर बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो बक्सर के युद्ध का समय है 1764। यानी कि क्रम के अनुसार आपके सामने ये तिथि मैंने यहां पर आपको उपलब्ध करा दी। अब इन तिथियों के हिसाब से अगर हम इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर हमको नजर आता है क्या? आंसर बी है यहां पर दिया गया है। यानी कि सबसे पहले कौन सा हुआ है हमारा? ए में देख सकते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर देख सकते हैं नंबर 3 दिया गया है, नंबर 3 1529 में है। फिर उसके बाद में 2 नंबर दिया गया है, 2 नंबर यानी कि धर्मत, और सबसे अंतिम में हमारा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है। यहां पर कुछ चीजें मैं और इसमें आपको बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण? इसलिए है महत्वपूर्ण क्योंकि पानीपत के युद्ध में बाबर ने, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश, उस लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। उस इब्राहिम लोधी को युद्ध भूमि में मार गिराया, और जब युद्ध भूमि में वो मार गिराया गया तो एक मुगल साम्राज्य का उन्नयन हो गया, यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। अब ये जो धर्मत के युद्ध की बात करें तो धर्मत का युद्ध मुख्यतः ये शाहजहां के समय का है। जब शाहजहां के बाद में उत्तराधिकार के लिए, उसके बेटों में जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है उसमें एक धर्मत का युद्ध है। अब इस धर्मत के युद्ध के साथ में और भी बहुत सारे युद्ध जुड़े हुए हैं जिनको हम एक संक्षिप्त रूप में देख सकते हैं। यह रूप है BDSKD, यानी कि बी से हम कहते हैं बहादुरपुर का युद्ध। दूसरा देखते हैं हम लोग धर्मत का युद्ध। तीसरा देखते हैं सामूगढ़ का युद्ध। फिर है खजवा का युद्ध, और अंतिम है देवराई का युद्ध। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया है धर्मत का युद्ध, और धर्मत हमारा दूसरे नंबर पर आता है। एक बार यह भी प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न से संबंधित एक और प्रश्न है, मैं इसके ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। यह भी पूछा गया कि धर्मत किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर, अगर धर्मत के बारे में पूछा जाए, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के में एक जगह है, एक जिला है जिसका नाम है उज्जैन, यानी कि उज्जैन में यह धर्मत स्थित है। तो इस प्रकार से अगर क्रम में जिस तरीके से लगाया गया है उस क्रम के अनुसार यहाँ पर सही उत्तर क्या है हमारा? बी। तो हम अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यह है कि भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा दिया जाता है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नागरिक यानी कि सिविलियन अवार्ड, क्योंकि हमारे भारत में 2 तरीके के अवार्ड हैं मेनली। एक है सिविलियन अवार्ड नागरिक सम्मान, और दूसरा सैनिक अवार्ड के रूप में दिया जाता है परमवीर चक्र। यानी कि सर्वोच्च, अगर हम सैनिक सम्मान की बात करेंगे तो परमवीर चक्र के रूप में जानते हैं। अगर सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करते हैं तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारा भारत रत्न के रूप में जाना जाता है। यानी कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब यदि परीक्षा में भारत रत्न के बारे में ना पूछा जाए, यानी कि इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी। अब यदि परीक्षा में भारत रत्न के बारे में ना पूछा जाए, यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं दिया है, यह पूछा जाए कि दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो दूसरे सर्वोच्च सम्मान के ऊपर अगर हम चर्चा करते हैं तो हमारा दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, जिसको हम लोग कहते हैं पद्म विभूषण। कौन सा है? पद्म विभूषण। तीसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है हमारा पद्म भूषण, और सबसे अंतिम में हमारा आता है पद्मश्री। तो यानी कि भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान,
दूसरे नंबर का पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का हमारा पद्म भूषण है और अंतिम रूप से हमारा क्या है, पद्मश्री। लेकिन प्रश्न के अनुसार, चूंकि प्रश्न में दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी भारत रत्न, अतः इसका विकल्प डी सही है। अब हम अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि इसमें कुछ बीमारियां दी गई हैं पेयर्स के फॉर्म में, जोड़े के रूप में 4 विकल्पों में बीमारियां यहां पर दी गई हैं। हमको यह बताना है कि ऐसी कौन सी बीमारी का यहाँ पर ये दोनों जोड़े जो हैं वो दोनों वायरस यानी कि विषाणु जनित बीमारियां हैं। तो यानी कि प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जोड़ा ऐसा है जो कि वायरस के कारण यानी कि वायरस जनित रोग है, वायरस जनित बीमारी है। तो हम देख सकते हैं पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। यहाँ पर सबसे इसका सुइटेबल जो सबसे अच्छा उत्तर है, इसका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर हमारा है सर्दी जुकाम और एड्स। क्यों है ऐसा? सर्दी जुकाम बेसिकली हमारा कोल्ड वायरस से होता है और एड्स है यह भी वायरस जनित रोग है जिसका वायरस होता है HIV। कौन सा वायरस होता है? HIV। अगर हम यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी। यदि हम अन्य इसके विकल्पों पर चर्चा करते हैं तो अन्य विकल्पों में हम देखते हैं एक बीमारी आपके सामने है टाइफाइड, एक बीमारी है क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के नाम से जिसको हम जानते हैं। अगर हम टाइफाइड की बात करते हैं तो टाइफाइड और क्षय रोग दोनों बीमारियां हमारा जीवाणु से यानी कि बैक्टीरिया से होती है। क्यों? क्योंकि इसके बैक्टीरिया अलग है, इसका बैक्टीरिया अलग है। यदि हम टाइफाइड की बात करते हैं तो टाइफाइड बीमारी के बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफोसा या टाइफी। यदि हम क्षय रोग यानी कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करें तो इसके बैक्टीरिया एक फेमस बैक्टीरिया है इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यानी कि यहां पर जो दोनों आपके सामने बीमारियां दी गई हैं वो दोनों जीवाणु से हैं, अतः यह विकल्प सही नहीं हो सकता है। दूसरे विकल्प के ऊपर बात करते हैं दाद और एड्स। दाद को हम लोग रिंगवर्म के नाम से जानते हैं। यह बीमारी का मेन कारक क्या होता है? कवक। यानी कि इस बीमारी किससे होती है बीमारी? ये कवक जनित बीमारी है, फंगस से होती है। दूसरा हमारा एड्स, अभी मैं बता ही चुका हूं, ये HIV वायरस से होती है। तो यानी कि एक विकल्प हो गया हमारा कवक से और दूसरा हमारा हो गया वायरस से, तो इसलिए यह विकल्प भी सही नहीं हो सकता है। अब तीसरा विकल्प के ऊपर चर्चा कर चुका हूं क्योंकि जो ये दोनों बीमारियां हमारी किससे हो रही हैं? दोनों हमारी वायरस जनित बीमारियां हैं। अगर इसके अगले विकल्प यानी कि पेचिस और सामान्य सर्दी जुकाम के ऊपर बात करते हैं तो पेचिस बीमारी बेसिकली होती है ये हमारी प्रोटोजोआ से, जिसको हम लोग परजीवी के नाम से जानते हैं। और दूसरा सामान्य सर्दी जुकाम जो कि वायरस जनित रोग है, अतः यह विकल्प भी सही नहीं हो सकता है। तो हमारी जो वायरस जनित बीमारियां हैं उसके अनुसार हमारा सी विकल्प सही है, अतः इसका सी आंसर सही है। अब हम अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न भी साइंस विषय से संबंधित है। यहाँ पर दिया गया है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि विटामिन को जो खोज किया, विटामिन का आविष्कार किया, विटामिन को आविष्कार किया था 1911 में। फंक ने, और घुलनशीलता के आधार पर दो तरीके के विटामिन हैं, दो भागों में बांटा गया है घुलनशीलता के आधार पर। पहला हम लोग कहते हैं कि वसा में कौन कौन से हैं घुलनशील, दूसरा हम कहते हैं कि जल में कौन कौन से घुलनशील। यदि वसा में घुलनशील की बात करेंगे
तो एक संक्षिप्त रूप में हम लोग जानते हैं एडेक, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन के, ये हमारे ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं। अब बचे हुए विटामिन हमारे जल में घुलनशील है, यानी कि बी और सी हमारे जल में घुलनशील हैं। तो हम प्रश्न के अनुसार देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील सी नहीं हो सकता है क्योंकि सी जल में घुलनशील है। विटामिन ए किसमें घुलनशील है, एडेक अभी मैंने बताया, तो वसा में घुलनशील है। विटामिन बी भी नहीं हो सकता है वसा में घुलनशील क्योंकि यहाँ जल में घुलनशील है। अतः हम देखते हैं कि यहाँ पर केवल विकल्प सी सही है। अतः इसमें वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा, वसा में घुलनशील विटामिन हमारा कौन सा है, बी। हमारा विकल्प कौन सा इसमें सही है, बी। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक लेखा समिति के विषय में कौन सा कथन सही है। अब लोक लेखा समिति जो है वो मुख्यतः दोनों सदनों से मिलकर बनती है, लोकसभा और राज्यसभा। लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य, यानी कि लोक लेखा समिति में कुल मेंबर होते हैं 22, जिनकी नियुक्ति प्रतिवर्ष की जाती है। प्रतिवर्ष इनको नियुक्ति की जाती है। अब लोक लेखा समिति को हम एक और रूप में जानते हैं, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और इस समिति के से संबंधित एक और फैक्ट है, उसको हम लोग कहते हैं कि इसको लघु लोकसभा भी कहा जाता है। इसका मुख्यतः काम क्या है, क्योंकि यहां पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन हम देखते हैं, राज्यसभा की एक समिति है जो नहीं हो सकता है क्योंकि लोकसभा के भी सदस्य हैं इसमें और राज्यसभा के भी सदस्य हैं, इसलिए पहला कथन गलत है। अब दूसरे कथन के ऊपर अगर चर्चा करते हैं, दूसरा कथन दिया गया, भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करता है। यह बात पूर्णतः सत्य है क्योंकि इसका काम क्या होता है, लेखाओं की संपरीक्षा करना, यानी कि एक ऐसी समिति है जो कि सारे लेखाओं की संपरीक्षा करती है। अतः इसका जो दूसरा कथन है, दूसरा कथन आपका सही है। इसलिए यदि हम सही उत्तर के ऊपर जाएंगे तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा विकल्प सही है। अब हम अगले प्रश्न के ऊपर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भूगोल विषय से संबंधित प्रश्न है। यहां पर पूछा गया है 2 देशों के मध्य में कौन सी सीमा रेखा है, और एक रेखा का नाम दिया गया है, उस रेखा का नाम है मैगीनॉट। परीक्षाओं में 2 देशों से संबंधित बहुत सारी रेखाएं हैं, वहां से एक प्रश्न निश्चित रूप से आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहां पर पूछा गया है मैगीनॉट रेखा। अब मैगीनॉट रेखा की अगर बात करते हैं तो मैगीनॉट रेखा हमारी जर्मनी और फ्रांस के मध्य में स्थित है, यानी कि इसका सही हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी। इसका सही उत्तर क्या है, बी। इसके एक और विकल्प पर हम ध्यान देते हैं। जो विकल्प दिया गया है आपका चौथा विकल्प, यानी कि तीसरा विकल्प, जर्मनी और पोलैंड। तो अगर हम जर्मनी और पोलैंड की बात करते हैं तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य में भी एक प्रमुख सीमा रेखा है जिसको हम लोग बोलते हैं ओडरनिसी, यानी कि सीमा रेखाओं से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारी सीमा रेखाएं हैं, जैसे भारत और चीन के मध्य में एक मैकमोहन सीमा रेखा है, भारत और पाकिस्तान के मध्य में हमारी रेडक्लिफ सीमा रेखा है, यानी कि यहां से सीमा रेखाओं से संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अब हम अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है, इतिहास विषय से संबंधित है। इसमें महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी जी ने वापस लिया था, क्यों वापस लिया था, उसके कारण से संबंधित 4 विकल्प हमारे पास में उपलब्ध हैं। जिसमें पहला विकल्प दिया गया है, अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और जेल में थे, क्या इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया,
ये बात पूरी तरीके से गलत है। दूसरा विकल्प ये कह रहा है कि अंग्रेज अंशतः मांगे मानने के लिए तैयार हो गए थे, ये भी बात पूरी तरीके से गलत है। तीसरा विकल्प ये कह रहा है कि उन्हें आंदोलन की सफलता की कोई भी संभावना नहीं दिख रही थी, क्या इसलिए उन्होंने यह असहयोग आंदोलन वापस दे दिया। ये एकदम गलत बात है, पूरी तरीके से इसको हम खारिज करते हैं। अब चौथा विकल्प ये कह रहा है कि चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण, यह विकल्प एकदम सही है, पूरी तरीके से सही है। क्यों सही है? क्योंकि गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया, तो उन्होंने जब यह आंदोलन प्रारंभ किया तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, उनका मूल मंत्र था अहिंसा। तो उन्होंने अहिंसा जब मूल मंत्र दिया और यहां आंदोलन प्रारंभ किया, तो उन्होंने ये कहा भी अपने अनुयायियों से कि हमारा आंदोलन किसी भी स्थिति में हिंसक नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश, जगह का नाम, जिले का नाम गोरखपुर, वहां पर एक जगह स्थित है चौरी चौरा। जहां पर गांधी जी के कुछ अनुयायियों ने क्या किया कि एक पुलिस थाने में आग लगा दी और वहां पर जितने पुलिस की गाड़ियां थी वो सब गाड़ियां जला दी। तो जब गांधी जी के ये आंदोलन, इनका मूल मंत्र था अहिंसा, अब जब ये हिंसा हो गई तो गांधी जी का ये जो मूल मंत्र था ये टूट गया। अब गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, यानी कि इस प्रश्न का असहयोग आंदोलन वापस लेने का सही उत्तर क्या था? हमारा सही उत्तर क्या है? चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया, अतः विकल्प डी हमारा सही है। अब हम अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ क्रम में लगाने के लिए हमको दिया गया है। क्रम में देख सकते हैं यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई हैं, जो इतिहास विषय से संबंधित घटनाएं हैं, जो आधुनिक भारत की कुछ घटनाएं हैं, उनको क्रम से लगाना है, यानी कि जो सबसे पहले हुआ है वो सबसे पहले रखा जाएगा, उसके बाद में फिर बाद वाला रखा जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर दांडी मार्च पहली घटना है। तो दांडी मार्च की यदि हम तिथि की बात करते हैं तो यह है 12 मार्च 1930, क्योंकि गांधी जी दांडी मार्च एक पदयात्रा करते हैं, अहमदाबाद से साबरमती के मध्य में एक यात्रा करते हैं, पदयात्रा होती है जो चलती है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। दूसरा विकल्प है भारत छोड़ो आंदोलन। अब यदि हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, बहुत प्रमुख आंदोलन है, यह हुआ है 1942 में। अब यह आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में इस आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, और इसी आंदोलन में एक प्रमुख नारा भी दिया गया था जिसको हम लोग कहते हैं करो या मरो। तीसरा विकल्प हम देखते हैं स्वदेशी आंदोलन। इसकी सही तिथि है 1905। बेसिकली इसको स्वदेशी आंदोलन के रूप में हम लोग क्यों जानते हैं? 16 अक्टूबर 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, उस बंगाल के विभाजन के बाद में सभी लोगों ने एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरे की कलाई पर राखियां बांधी और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। उसके बाद में विदेशी जितनी भी वस्तुएं थी उनको एक नकारने की प्रवृत्ति भारतीयों के अंदर विकसित होने लगी। तो जो विदेशियों की चीजें बनाई हुई थी उनको नकारने की प्रवृत्ति आई, तो यह स्वदेशी अपनाने की एक प्रवृत्ति आई जिसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन के रूप में जानते हैं। तो यानी कि इसकी तिथि हम लोग कहते हैं 1905 में। तो अब यहाँ पर इन तिथियों के हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो तिथियों के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। तो विकल्प है हमारा बी सही है। अब हम अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा अर्थशास्त्र विषय से संबंधित है। अर्थशास्त्र विषय से संबंधित है जिसमें हरित क्रांति के बारे में पूछा गया है कि हरित क्रांति निम्नलिखित 4 ऑप्शंस हैं, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन और उत्पादकता से संबंधित है। अगर हम हरित क्रांति की बात करते हैं तो यहाँ पर हरित क्रांति का जो सही समय है वो है 1966-67 कहा जाता है। अब इसके लिए हम अगर पंचवर्षीय योजनाओं के
बैक में जाते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखते हैं। तो हमारी पंचवर्षीय योजना पहली चलती है 51 से लेकर के 56 तक, दूसरी चलती है 1956 से लेकर के 61 तक, और तीसरी चलती है 1961 से लेकर के 66 तक। इसके बाद में 66 के बाद में हमारा योजना अवकाश होता है। यह योजना अवकाश है 1966 से लेकर के 69 तक। तो यानी कि यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो हमारा सही उत्तर यही होगा, यानी कि 1966 में। अब आप देख सकते हैं कि हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जो फसल का प्रयोग किया गया हरित क्रांति में, वो थी फसल, सबसे सफल प्रयोग हुआ गेहूं की फसल के ऊपर, यानी कि इसका सही उत्तर क्या है, डी। अब हरित क्रांति से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पर। यदि हरित क्रांति के विषय में हम एक और बात करते हैं कि हरित क्रांति का जनक कौन है, तो हरित क्रांति का जनक एक कृषि वैज्ञानिक हैं मैक्सिको देश के, जिनका नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग। उनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर भारत में हम लोग हरित क्रांति की बात करते हैं, तो भारत में हरित क्रांति के पितामह या हरित क्रांति के पिता कहा जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। यानी कि हमने यहाँ पर देखा सबसे ज्यादा जो फसल को लाभ मिला वो हमारी हरित क्रांति की फसल थी गेहूं, यानी कि इसका विकल्प डी सही है। अब हम यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं और कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा रेखा जल को यानी कि समुद्र तट को स्पर्श करती है। तो इनको हम मानचित्र के माध्यम से यहां पर देख सकते हैं। अब देख सकते हैं यह हमारा हो गया पूर्वी घाट, यह हमारा हो गया पश्चिमी घाट। अब यहां पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उसके बाद में तमिलनाडु। यानी कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कुल मिलाकर के हमारे पश्चिमी घाट से, पूर्वी घाट से 4 राज्य ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। अब पश्चिमी घाट की तरफ आते हैं, तो पश्चिमी घाट में हम देखते हैं गुजरात। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी सर्वाधिक जलीय सीमा स्पर्श करती है, तो गुजरात पहला हो गया। गुजरात के बाद में देखते हैं हम लोग महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल। यानी कि यहां पर हमारे 5 राज्य हैं। तो कुल मिलाकर के राज्यों की संख्या हो गई 9। यानी कि समुद्री सीमा से कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, 9 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। अब यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो केंद्र शासित प्रदेशों में ये हमारी बंगाल की खाड़ी है, और इधर हमारा अरेबियन सी यानी कि अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं तो यहां पर एक प्रमुख है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो भी, यह भी जलीय सीमा को स्पर्श करता है। दूसरा हम देखते हैं पुदुचेरी, जिसको हम लोग पांडिचेरी के नाम से जानते थे, अब इसका नाम हो गया है पुदुचेरी। यानी कि पूर्वी घाट से 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी। अब पश्चिमी घाट की अगर बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी से संबंधित यहाँ पे बात की। अब अरेबियन सी की तरफ चलते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर एक प्रमुख राज्य है, प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका नाम है लक्षद्वीप। यह भी जलीय सीमा को स्पर्श करता है। और दूसरा है हमारा दमन दीव, यह भी जलीय सीमा को स्पर्श करता है। तो यानी कि 9 राज्य हमारे पास उपलब्ध हो गए और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। अतः यहाँ पर हम अगर विकल्पों के ऊपर ध्यान दें तो हमारा विकल्प कौन सा सही ठहरता है, बी इसका विकल्प सही है।
अब हम अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं भाई अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न भी इतिहास विषय से संबंधित है, जिसमें पूछा गया है 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया। सबसे पहले 1857 की क्रांति के बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे। 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति है जो कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उठाया गया पहला कदम था। तब हमारे पास उतनी क्षमता नहीं थी, उतना कार्यक्रम नहीं था, कोई भी कार्यक्रम नहीं बनाया गया था, जल्दबाजी में उठाया गया यह कदम था जो एक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह क्रांति भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैली। उन क्षेत्रों में यहाँ पे पूछा गया है कि लखनऊ में 1857 की जो क्रांति हुई वह लखनऊ में नेतृत्व किसने किया। तो लखनऊ में नेतृत्व करता थी बेगम हजरत महल। इसका सही उत्तर क्या है, बेगम हजरत महल 1857 के लखनऊ में विद्रोह की नेतृत्व करता थी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। अब हम अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है प्राचीन भारत से संबंधित है। प्राचीन भारत से संबंधित है, यहाँ पर दिया गया है संगम काल का। ये दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न है और दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न यहाँ पर संगम काल के साहित्य के बारे में दिया गया है। एक पुस्तक दी गई है संगमकालीन साहित्य की, जिसका नाम है मणिमेखले। और क्या नाम है, मणिमेखले। और पूछा गया है इसके लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है, फैक्चुअल प्रश्न है एकदम। तो इसका सही उत्तर है हमारा मणिमेखले का शीतल सतनार, यानी कि इसका विकल्प हमारा कौन सा सही है, ए विकल्प सही है। लेकिन इस संगम साहित्य से और भी बहुत सारे इसकी किताबों के लेखक या किताबों के नाम पूछे गए हैं। इसमें यहाँ पर एक दो मैं किताबें या लेखक यहाँ पे बताना चाहूंगा। किताबों में एक प्रमुख पुस्तक है जिसको हम लोग बोलते हैं सिलप्पादिकारम। एक और फेमस किताब है, प्रसिद्ध किताब है युवक चिंतामणि। तो प्राचीन भारत का ये दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न है मणिमेखले। इसका सही उत्तर है शीतल सतनार, अतः विकल्प हमारा ए सही है। अब हम अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यह दिया गया है कि युवा बंगाल आंदोलन का नेता कौन था। बेसिकली ये जो युवा बंगाल आंदोलन है ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और बंगाल में एक शिक्षक भी थे जो कि हिंदू कॉलेज में कलकत्ता में शिक्षक भी रहे हैं, हेडमास्टर के रूप में उन्होंने कार्य भी किया है। वो थे हेनरी लुई विवियन डेरेजियो, जिन्होंने कुछ युवा लोगों को इकट्ठा करके एक आंदोलन चलाया था। वह आंदोलन हमारा युवा बंगाल आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ पर उसके नेता के रूप में सही विकल्प हमारा क्या आएगा, युवा बंगाल आंदोलन का सही नेता हेनरी लुई विलियम डेरेजियो, हेनरी लुई विवियन डेरेजियो, यानी कि सही विकल्प इसका क्या है, बी। अब हम अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है वन अनुसंधान शोध संस्थान कहां पर स्थित है। वन अनुसंधान शोध संस्थान यह उत्तराखंड राज्य के देहरादून, उत्तराखंड राज्य में, इस राजधानी भी उत्तराखंड की देहरादून राज्य में स्थित है। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं। मैसूर यहाँ नहीं स्थित है, नागपुर में भी यहाँ नहीं है, नैनीताल में भी यहाँ नहीं है। सही विकल्प हमारा क्या है, ए। तो यानी कि वन्य जीव अनुसंधान संस्थान हमारा कहां पर स्थित है, देहरादून में। अब हम अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। Stay with us for more videos. Your success is our success. Thank you.